चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो डीएनए के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है? डीएनए में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का हमें मालूम है, ठीक है। डीएनए जो होता है बेसिकली क्या है कि डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। सही बात है या नहीं है? एक बार देख लो वो ऑन हो गया या नहीं हुआ, पता चले वो ऑन ही ना हुआ। ऑन है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। और आपको पता है डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पता? न्यूक्लियोटाइड्स बच्चे, न्यूक्लियोटाइड्स। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके ए, टी, जी, सी एंड दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एडेनिन, थायमिन, guanine and cytosine, right? So in total we have 4 base pairs which is present in the DNA, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में होता क्या है और बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है भाई? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली जब आप बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब आप कहोगे कितनी वेग सी डेफिनेशन बताइए, ये तो हम वैसे अगर नाम भी बताते तो भी हम बता देते, ठीक है। ये तो इस शब्द के अंदर ही जोड़ रखा है बायोटेक्नोलॉजी में ही, ठीक है। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे होता क्या है अगर हम देखना चाहें तो पहले क्या हुआ करता था। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स using live organism enzymes from the organism to produce product and processes which are useful to human beings। जो भी चीजें आप बनाते हो वो सब बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। लेकिन आज के टाइम पर हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी these days is working because of two things। बायोटेक्नोलॉजी को हम किस वजह से वर्क कर पाते हैं? दो ही चीजों की वजह से। पहला कि आप डीएनए को काट सकते हो, तोड़ सकते हो, और डीएनए को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। सो वी हैव रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चे? हमारे पास कुछ लाइगेज होते हैं। लाइगेज क्या है आपका? लाइगेज इज बेसिकली एंजाइम that can join the DNA। वो क्या करता है? डीएनए को ज्वाइन करता है, join the DNA। तो आपके पास दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनको तोड़ना है, if you have a DNA molecule, if you want to cut the DNA, तो आप क्या यूज करोगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम क्या, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है भाई? वो काट रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। लाइगेज क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रहा है तो क्या काटता है और किस तरीके से काटता है? और लाइगेज हमने पहले भी पढ़ा है, याद आ रहा है? कब पढ़ा था? बताओ बताओ, भूल गए? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन तो याद है, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चे तो उसके अंदर होता क्या है कि एक स्ट्रैंड पे तो कंटीन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट होता है, जो कि जो स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है वहां पे तो कंटीन्यूअसली सिंथेसाइज हो जाता है, और जो 5 टू 3 होता है वहां पर डिसकंटीन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कैन वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो वो हो गया आपका। वहां पर भी जो आपके निक्ड फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी कि टूटे हुए जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, उन्हें जोड़ता कौन है? कौन जोड़ता है? लाइगेज, ठीक है। तो लाइगेज इज अ एंजाइम दैट कैन जॉइन द डीएनए। अब मजे की बात ये है कि हमें इन्हें जोड़ना क्यों है और करना, ये सब काम हमें करने ही क्यों है? डीएनए तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मेरे को जोड़ना क्यों है, तोड़ना क्यों है, ये सब हरकतें करनी क्यों है? बताओ।
ये सब काम हमें करना क्यों होता है, लेट अस सी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो पर्पस समझाऊंगी कि हमें करना क्यों है और हम ये सब करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। ओके यार डस्टन ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे पर्पस क्या है हमारे इस पूरे एक्सरसाइज को करने का, कि हम डीएनए को जोड़ना भी चाहते हैं, तोड़ना भी चाहते हैं, एंड बेसिकली ये सब चीजें हम करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। चलो आप लोगों से बहुत ही सिंपल सी बात पूछते हैं, और बहुत सिंपल सी बात जो है वो ये है कि आप लोग मुझे बताओ कि जब हम ओके डोमेस्टिकेशन, पता है डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन बच्चे, डोमेस्टिकेशन वो होता है जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को पालते हो, ठीक है। जब आप किसी को पालते हो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। अब आप कहोगे अरे यार बायोटेक्नोलॉजी में डोमेस्टिकेशन है, कैसे आ गया और कैसे क्या हुआ है, सब बढ़िया? हाँ पूछ रही हूँ कैसे आया? बच्चे जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को पालते हो तो सबसे ज्यादा जो चीज कॉम्प्रोमाइज होती है वो क्या होती है? उसकी इम्यूनिटी। क्या कॉम्प्रोमाइज होता है? उसका इम्यूनिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। आप खुद देख लेना कि अगर आपने, जैसे आपको मालूम है कुछ ब्रीड्स ऑफ डॉग होती हैं जो घरों में पालते हैं, राइट, ठीक है। आपके पाले हुए डॉग को अगर मैं यहाँ पर बीच में खाना रखूं, इधर पाला हुआ डॉग है, इधर स्ट्रीट डॉग है, कौन आके वो खाना खा लेगा? स्ट्रीट डॉग। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है बेटा डेली खाना नहीं मिलना, आज खाना मिल रहा है खा लो, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है और वो आकर के खा भी लेगा, राइट। तो आपका स्ट्रीट डॉग, उसे पता है यार मिल ही जाएगा, आज नहीं होगा शाम को मिल जाएगा, शाम को नहीं मिलेगा रात को मिल जाएगा, तो वो क्या करता है? प्लीज सिट डाउन, ठीक है। तो वो क्या करता है बेसिकली, वो कमजोर हो चुका है, अब वो compete नहीं करता, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं भाई कि अगर स्ट्रीट डॉग और आपके जो पेट डॉग्स होते हैं दोनों में से ज्यादा इम्यून सिस्टम किसका अच्छा है? दोनों को सड़क पे छोड़ दो, कौन बीमार पड़ेगा? पेट डॉग। तो उसकी क्या कॉम्प्रोमाइज हुई जब हमने उसे रखा? तो उसकी एक चीज कॉम्प्रोमाइज हुई और वो क्या था? इम्यूनिटी। जब भी हम ऑर्गेनिज्म को पालते हैं तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। आप कहोगे अच्छा जी अच्छा, अब डॉग में क्या करें? अब डॉग का क्या करें? ठीक है, डॉग का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या एग्रीकल्चर भी डोमेस्टिकेशन है? क्या एग्रीकल्चर भी डोमेस्टिकेशन है? हाँ, वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्योंकि आप उसे मैन्योर दे रहे हो, आप उसे फर्टिलाइजर दे रहे हो, आप उसे पेस्टिसाइड दे रहे हो, हर्बिसाइड हटा दिए, सारे काम तो आप कर रहे हो। और जब आप काम कर रहे हो प्लांट के लिए तो प्लांट खुद से काम नहीं कर पा रहा, तो वहां पे भी उसकी क्या कॉम्प्रोमाइज हो गई? इम्यूनिटी। उसकी इम्यूनिटी फिर से वो हो गई, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो जनरली जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस होता है वो क्या करता है? इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। लेट्स से यू हैव ए प्लांट ए, ठीक है, यू हैव ए प्लांट, ठीक है, एंड इन दिस प्लांट बेसिकली दिस प्लांट हैज वेरी गुड ट्रेट्स, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छे ट्रेट है। अब आप लोगों में से बच्चे सोच रहे हो भैया ये ट्रेट क्या होता है? ट्रेट किसको पता है? ट्रेट नहीं पता? रमीज मतलब वैरायटी क्या होता है ट्रेट? हम नहीं बताएंगे। अरे भाई कैरेक्टर, ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो उसको डिस्टिंग्विश करता है। जैसे मान लो अब कोई आपका लेग्यूमिनस प्लांट है तो उसके जो ग्रेन्स आते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, या फिर आप ले लो कॉर्न है, उसमें कॉर्न जो आता है वो बहुत बढ़िया है, तो उसका ट्रेट बहुत अच्छा है। यानी ए प्लांट जो है उसका ट्रेट बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपके पास बी प्लांट है जो आप कह लो कि इसी का वाइल्ड टाइप है। ये क्या है? वाइल्ड है, यानी कि डेफिनेटली इसमें ट्रेट, भाई आपको मालूम है अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, जो दिखेगा बढ़िया वो बिकेगा बढ़िया, जो दिखता है वही बिकता है, पता है ना, ठीक है। तो ए प्लांट में ट्रेट बहुत अच्छा है लेकिन बी प्लांट
इम्यूनिटी। अब हुआ क्या, प्लीज ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये सब चीजें ना सिर्फ हो रही हैं, क्यों हो रही है ये बात हमें नहीं पता। और जब तक हमें ये नहीं पता कि हम बायोटेक्नोलॉजी करते क्यों हैं, तो हम करते क्यों हैं, हर चीज के पीछे कॉज होता है ना, रीजन होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी, अब हुआ क्या कि ये वाला प्लांट सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन ये डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है, दैट मींस ये बार बार बीमार पड़ जाता है। तो ट्रेट अच्छे होने के बाद बीमार पड़ गया, सारी क्रॉप खराब हो गई, फायदा नहीं, फायदा तो नहीं है। अब एक तो मैं क्या चाहती हूँ कि इस प्लांट में द जीन क्या होता है, डीएनए, ठीक है, जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट इम्यूनिटी, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस इन प्लांट ए। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो जीन है, आप इस जीन को मान लो आई, लेट से कि ये आई जीन है, लेट से दैट इट इज आई जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, वी शुड ट्रांसफर दिस ट्रेट इनटू प्लांट ए। तो हमें क्या करना है, इसको प्लांट ए में ट्रांसफर कर देना है। आ रही बात सुनने, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कैसे करें भाई, डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा आसान नहीं होता, ऐसा नहीं होता पकड़ के काटा डीएनए इसमें जोड़ दिया डीएनए, इतना आसान नहीं होता भाई। सिंपल सी बात है, मुझे डीएनए दिखता ही नहीं, दिखता है क्या, डीएनए नहीं दिखता, तो हम जोड़ा कैसे तोड़ा कैसे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पहला तरीका है कि आप ब्रीडिंग करवाओ। आप क्या करवाओ, ब्रीडिंग करवाओ, यानी कि ए और बी का क्रॉस करवा दो, दोनों का क्रॉस करवा दो। आपने क्रॉस करवाया, अब आपके पास यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स आए, राइट। जब आपके पास ऑफस्प्रिंग्स आए बच्चे, तो आपको वो ऑफस्प्रिंग्स, नाउ सेलेक्ट द ऑफस्प्रिंग्स, नाउ सेलेक्ट द ऑफस्प्रिंग्स which are having good trait प्लस इम्यूनिटी। उनके पास इम्यूनिटी भी होनी चाहिए और ट्रेट भी अच्छा होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, ये प्रोसेस कितना टाइम लेगा? मान लो अगर प्लांट की लाइफ साइकिल अगर 1 साल की है तो ये प्रोसेस कितना टाइम लेगा? इनको क्रॉस कराया, ऑफस्प्रिंग आए, सेलेक्ट करो, फिर ग्रो करो, फिर क्रॉस करो, फिर सेलेक्ट करो। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू जनरेट अ सिंगल प्लांट विद हैविंग गुड ट्रेट्स एंड इम्यूनिटी? कितना साल लेगा ये? More than 1 year. हाँ 5 साल। बच्चे एक बात याद रखना, प्लांट का लाइफ स्पैन ही 1 साल का है। 6 months. 1 साल में तो वो जीता है, 1 साल में तो ऑफस्प्रिंग देगा, तो 6 मंथ में कहाँ से दे देगा? हाँ बेहतर। बच्चे इट विल टेक अराउंड अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको अप्रोक्सीमेट टाइम बता रही हूँ, 8 से 10 साल। क्योंकि ये बच्चे काम एक जनरेशन का नहीं होता। आप प्लांट को क्रॉस कराओगे, ऑफस्प्रिंग आए, आपने इस ट्रेट के लिए भी सेलेक्ट किया और आपने इम्यूनिटी के लिए भी सेलेक्ट किया, फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, आप फिर से क्रॉस करोगे, आप फिर से क्रॉस करोगे, आप फिर से क्रॉस करोगे। 8 से 10 साल तो पहले जनरेट करने में लगेंगे। जनरेट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कुछ काम हो भी रहा है, कुछ है भी या नहीं, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवमेंट मिलेगी, फिर आप किसानों को दोगे, राइट। ये है कन्वेंशनल ब्रीडिंग। सेम प्रोसीजर with the help of biotechnology can be done more efficiently in around 3 to 4 years. आपको अरे हमें तो लगा था 3-4 महीने, आप कह रहे हो 3 to 4 years। वैसे it is possible कि आप 1 से 2 साल में भी कर लो if you are efficient। मैं 3 to 4 year इसलिए बोल रही हूँ बच्चे because I have done and I know how much efforts it requires। इसको बहुत सारे efforts चाहिए होते हैं, ठीक है।
बच्चे ये बात समझ में आ गई? Should I wrap this? लिखो मत, it is being recorded, it will be done. ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझे, ठीक है? बाद में आप लोग देख लेना। अब सेम चीज को हम करेंगे क्या? हम ऐसा करेंगे कि आपके पास ये रहा ए ऑर्गेनिज्म, ये रहा आपके पास बी ऑर्गेनिज्म, आपने इसका डीएनए निकाला, आपने आई जीन को आइसोलेट किया, आई जीन वाज आइसोलेटेड, और आपने ये आइसोलेटेड जीन किस में डाल दिया? ए में डाल दिया। यू ट्रांसफॉर्म्ड योर ए प्लांट विद बी gene of B plant, right? And this process can be completed in 2 to 3 years. This process can be completed in 2 to 3. ये आइजीन आइसोलेट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की है। अब ये आई जीन को आइसोलेट कैसे किया? ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सारे बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। वो सारे प्रोसेसेस कहाँ पे आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। आपने आइसोलेट कैसे किया, आपने ट्रांसफॉर्म कैसे किया, और ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? इन 2 to 3 years हम कर सकते हैं। तो क्या बेटर है, 8-10 साल या 2 से 3 साल? 2 से 3 साल। एंड दूसरी बात ये है बच्चे कि ये जो 2 से 3 साल है, ये आप फिर भी लैब में बैठकर काम करते हो, लैब में काम करना है। और वो जो 8 से 10 साल है वो फील्ड में जाके काम करना होता है। फील्ड में काम करना भाई कठिन होता है, खेतों में काम किया है तो वो कठिन होता है। तो यू कैन डू दिस वर्क। इज दिस क्लियर? मैंने तो किया है, आई हैव डन। मैं भी गई हूँ। मैंने सरसों ग्रो कर रखा है, ठीक है। सरसों इज स्टिल बेटर प्लांट। अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन सैफलावर व्हिच इज मच मोर टफ देन दिस, क्योंकि ये तो और ज्यादा गर्मियों में आता है और इस प्लांट में कांटे और होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये समझ में आया कि ये चीज हुई कैसे। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप कहोगे कि आपने तो ऐसे ही पढ़ा दिया, ये सब चीजें हैं क्या? ये सब चीजें क्या है? अब होता क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोगों को कन्वेंशनल ब्रीडिंग बताया, जहां पर आप ए और बी का क्रॉस बना सकते हो, आप ऑफस्प्रिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। What if you want to transfer a gene from bacteria into plant? बैक्टीरिया का क्रॉस करा दोगे प्लांट से? No. Can we make a cross of bacteria with? हाँ, कैसे? बायोटेक्नोलॉजी। अरे बाबा, that is biotechnology, that is not a cross, ठीक है। तो होता क्या है, अब आपको अगर एक बैक्टीरिया है जिसमें कोई जीन है ऐसा भाई जो आपको पसंद आ गया, ठीक है, और आप कहोगे अरे वाह ऐसा पसंद आ गया, वही ऐसा पसंद आ जाते हैं, ठीक है, और आपको इसको डालना है इनटू प्लांट। आप कहोगे यार अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राइट? अरे यार होता है ऐसा। आप देखना, आप लोग सर्च करना बीटी कॉटन सर्च करना, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, सुना है नाम? नहीं बच्चे, ये जो बीटी है ये एक बैक्टीरिया का जीन है जिसको कॉटन आगे चैप्टर में। हाँ, बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन एक जीन है फ्रॉम बैक्टीरिया, दिस जीन इज फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है, और इसको हमने डाला किसमें है? कॉटन में। डाला किसमें है? ब्रिंजल में। आप लोगों ने कॉटन का तो नाम फिर भी सुना है, ब्रिंजल का नाम भी सुना? ब्रिंजल का नाम सुना है, ठीक है, और बीटी ब्रिंजल, ठीक है। एक्चुअली है क्या? बीटी जीन होता क्या है बच्चे, जैसे ये प्लांट है ना, ये आपका प्लांट है। अब प्लांट को आपको पता ही है कि कोई ना कोई इंसेक्ट आकर खाता है, राइट? और ये इंसेक्ट डेफिनेटली भाई हमारे लिए तो नहीं बढ़िया है, बिकॉज वी वांट टू हैव डू एग्रीकल्चर, राइट? ठीक है, तो ये आपका हो गया। हमने इस प्लांट के अंदर एक जीन डाल दिया बैक्टीरिया का, ठीक है, वो जीन होता है आपका क्राइजीन, क्राइजीन, ठीक है। अब जैसे ही इंसेक्ट इसको खाने आएगा, ये क्राइजीन उसके अंदर जाएगा, और ये क्राइजीन एक्टिवेट जो होता है वो होता ही इंसेक्ट के अंदर है, उसके सलाइवा की वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही वो एंजाइम एक्टिवेट होगा वो इंसेक्ट को किल कर देता है, यानी कि प्लांट इटसेल्फ इंसेक्ट को किल कर रहा है, वो खुद इंसेक्ट को मार दे रहा है। कैन यू थिंक ऑफ दिस?
दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन, राइट. अब बीटी कॉटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, बिकॉज cotton is not a edible plant. Cotton is not a edible plant, and that's why there is no issue with the BT cotton. BT cotton में कोई issue नहीं होता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ BT ब्रिंजल, इसमें issues थे. edible plant था. लोगों को पता चला कि अच्छा जी बैक्टीरिया का जीन बैंगन में, तो हम तो नहीं खाते. उन्हें नहीं पता दही में भी बैक्टीरिया है, उन्हें नहीं मालूम. ठीक है, वो बोले भाई बैक्टीरिया का जीन आपने ब्रिंजल में डाल दिया, हम नहीं खाते. ठीक है, तो बहुत और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. दीज आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम तो नहीं खाते. ठीक है, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बीटी ब्रिंजल, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया बीटी कॉटन. ठीक है, एक है गोल्डन राइस, एक है गोल्डन राइस. ठीक है, गोल्डन राइस में क्या होता है बच्चे? उसमें एक्चुअली आपको पता है हमारी कंट्रीज में जनरली लोग एनीमिक होते हैं. ठीक है, विटामिन ए की कमी होती है. एनीमिक छोड़ दो अभी. ठीक है, तो गोल्डन राइस में ऐसा जीन डाला विच इज प्रिकर्सर फॉर विटामिन ए. तो जब आप उसे खाओगे तो आपके अंदर विटामिन ए प्रोड्यूस हो जाएगा. गोल्डन राइस. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चे, बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है. राइट, ये बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? ठीक है, और मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी मेजरली वर्क्स ऑन टू थिंग्स. दो चीजों पे काम करती है. पहला, अरे बोल दो, नहीं बोलेंगे. Domestication. बच्चे ये तो एग्जांपल है, ये पर्पस है. ये पर्पस है कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज क्यों करते हैं. लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के दो हथियार है. पहला है आपका लाइगेज एंजाइम, जिससे आप डीएनए को जोड़ पाते हो, और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. भाई मेरे को काटना भी तो है डीएनए, मुझे जोड़ना भी तो है डीएनए. ठीक है, तो दो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे को करनी है? वन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट यूज्ड टू कट द डीएनए, एंड सेकंड इज ligase enzyme that will join the DNA. Is this clear or not? आगे बात समझ में? सब पल्ले पड़ रहा है? Great. ठीक है, चलो अब इसे मिटाते हैं. अब इसके बाद थोड़ा सा अब हम देखेंगे. ठीक है, अब आप कहोगे कि ये जो आप प्लांट के अंदर जो डीएनए डालते हो, ये किस तरीके से डालते हो? क्या फॉर्मूला क्या है कि मैं डीएनए को किसी प्लांट में डाल दूंगी ऐसे ही मर्जी से? मैंने बोला भाई ये डीएनए चला जा, ऐसे नहीं होता. ऐसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते. ठीक है, हमेशा याद रखना किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता. इतना आसान होता तो सब खेल रहे होते भाई. 15 किसान से पूछो क्या कर रहा है, मैं टोमेटो के साथ खेल रहा हूँ. नहीं होता ना. ठीक है, तो हमारे पास एक इतना क्या बोलूं मस्त बैक्टीरिया है. वी हैव अ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. ठीक है, दिस बैक्टीरिया इज सो स्पेशल. ठीक है, इतना स्पेशल बैक्टीरिया है ये. इस बैक्टीरिया के अंदर, अब प्लीज बात को ध्यान से सुनो. ठीक है, इस बैक्टीरिया किसी भी बैक्टीरिया में बच्चे एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड. आई होप आई हैव टोल्ड व्हाट इज प्लाज्मिड. ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं. पता है प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? किसको नहीं पता? सबको नहीं पता प्लाज्मिड्स क्या होते हैं. ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं बच्चे? प्लाज्मिड होते हैं आपके, इसकी इंट्रोडक्शन में मैं 4 शब्द कहूंगी. वो 4 शब्द कौन से हैं? स्मॉल, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. आई बात समझ में? तो ये क्या है? स्मॉल, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए.
सर्कुलर है, स्मॉल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, भाई इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक साइंटिस्ट को चाहिए। छोटा है, डील करना आसान है, सर्कुलर है, स्टेबल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अंदर है। ये चार इसकी श्रद्धा में, सॉरी रिस्पेक्ट में चार शब्द याद कर लेना। पहला क्या बोलो? स्मॉल, दूसरा, सर्कुलर, तीसरा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, चौथा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, स्मॉल, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है? आगे जबरदस्ती तो नहीं है? बोलो जबरदस्ती समझा रहे हो भाई, ठीक है? ये प्लाज्मिड ऑलमोस्ट सब बैक्टीरियाज में होता है, कुछ में नंबर कम होता है, कुछ में नंबर ज्यादा होता है, ठीक है? प्लाज्मिड्स में जनरली कुछ जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स पता है या नहीं पता? मैं बार-बार जीन वर्ड का यूज कर रही हूँ। जीन इज स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो प्रोटीन बनाता है। Yes. डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, बनता है नहीं बनता? पता है 100%? वेरी गुड, आगे बढ़े? दे हैव अ क्वेश्चन, या श्योर, जीन ट्रेट बताता है, यस। पर देखो तुम ट्रेट जितना एंड जीन आर सेम, नो, तो क्या देयर कैन बी, अब जैसे मान लो आप अपने घर में फॉर एग्जांपल कल को नीट क्वालिफाई कर लो, कल को हिमांशी नीट क्वालिफाई कर ले, ठीक है? हिमांशी डॉक्टर बन गई, हिमांशी डॉक्टर बन गई, एक कैरेक्टर आ गया भाई हिमांशी डॉक्टर है, राइट? हिमांशी के डॉक्टर बनने में किन किन लोगों का हाथ है? बच्चे पेरेंट्स, ठीक है? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके स्कूल टीचर, आपको जिसने भी गाइड किया है सबका हाथ है। तो ट्रेट एक है लेकिन जीन्स कई सारे। क्या आप बोलोगे अब मान लो सब कुछ हो आपके पास, पेरेंट्स ही ना हो तो क्या ये जर्नी इजी होगी? पेरेंट्स वगैरह सब कुछ है, टीचर ना हो, जर्नी इजी होगी? नहीं। तो if any of the factor is missing, the trait will not be expressed. Trait will not be expressed. तो can there be just one gene, one trait? Correct. One gene, one trait? Correct. ऐसा नहीं होता कि मेरी सक्सेस में तो सिर्फ मेरी माँ का हाथ है। अरे यार ठीक है, इमोशनल बातें ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है? सिमिलरली ट्रेट एक होता है, अलग अलग जीन उसके लिए कुछ ना कुछ तरीकों से कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो 100% क्या होगा? एक्सप्रेस, ठीक है? तो एक ट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल जीन्स। देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेट, एक जीन अलग अलग ट्रेट्स को रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बात करती हूँ, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ तुम पे ध्यान दे रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हारी बहन पे भी दे रहे हैं, तुम्हारे भाई पे भी दे रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही देखो, वन ट्रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, वन जीन कैन कंट्रोल सेवरल ट्रेट्स। इट इज अ पाथवे, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, बट यस इट इज फैसिनेटिंग टू लर्न हाउ आर दे वर्किंग, राइट? समझ में आई बात? पक्का 100%? ग्रेट। तो जीन अभी क्लियर है आप लोगों को। व्हाट इज प्लाज्मिड? जरा चार शब्द बोल दो प्लाज्मिड के लिए। स्मॉल, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। स्मॉल, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये चार शब्द याद रखो प्लाज्मिड की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन के लिए। जब आप प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराए तो आप बोले ये है प्लाज्मिड, स्मॉल, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और याद नहीं होगा तो हो जाएगा। भाई नीट का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होगा। करो करो, ठीक है? यू हैव टू डू दिस। चलो, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मिड क्या होता है। अब प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में भी होता है, ट्यूमेफेशियंस, ठीक है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में भी प्लाज्मिड होता है। इसका प्लाज्मिड जो होता है, इस प्लाज्मिड के अंदर एक पोर्शन होता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम टीडीएनए। इसके प्लाज्मिड के एक पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? टीडीएनए। इसके प्लाज्मिड के एक पोर्शन को टीडीएनए बोलते हैं। टीडीएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। डीएनए। ये क्या करता है?
कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है। भाई बैक्टीरिया है तो इन्फेक्ट तो करेगा, ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है और अपना टीडीएनए प्लांट में डाल देता है। इट integrates its TDNA into plants। कहाँ पे डाल देता है? प्लांट्स में डाल देता है, राइट? ठीक है, जब इसने अपना टीडीएनए प्लांट्स में डाल दिया, ठीक है, तो इस टीडीएनए में कुछ ऐसे जीन्स थे जो अब प्लांट एक्सप्रेस करेगा। अब कुछ ऐसे जीन्स थे जो अब प्लांट एक्सप्रेस करेगा और वो जीन ऐसे प्रोटीन बनाता है जो बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद होते हैं, जो बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद होते हैं। तो इसने समझदारी से करा क्या? जो खुद खाना है उसकी रेसिपी प्लांट में डाल दी कि बेटा अब तू बना, रेसिपी मेरी है, बनाएगा प्लांट। और जब प्लांट बनाएगा तो क्या करेगा? अब ये खाएगा। देखो बना कौन रहा है? प्लांट। खाएगा कौन? एग्रोबैक्टीरियम। चलो ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम बड़ा ही चालाक था, राइट? इसने क्रॉस किंगडम ट्रांसफॉर्मेशन किया। क्रॉस किंगडम, खुद कौन से किंगडम को बिलोंग कर रहा है? मोनेरा। ट्रांसफॉर्म किसको किया? डाइकॉट, प्लांट्स, प्लांट किंगडम, मोनेरा किंगडम टू प्लांट किंगडम, राइट या रॉन्ग? राइट, ठीक है। अब ये बात किसको पता चली? ये बात फैल गई। किसको? कहाँ फैली और पता किसको चली? ह्यूमंस। किसको पता चल गई? इंसानों को पता चल गया, अच्छा बेटा बैक्टीरिया है, कहाँ जा रहा है? प्लांट में जा रहा है। अच्छा जी, ओके। उन्होंने और चालाकी करी। क्या चालाकी करी बेटा? इस डीएनए को पकड़ के काट दिया। ये इसका पहले क्या था? ऐसा टीडीएनए था ना। बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि बेटा बैक्टीरिया बेवकूफ है, बैक्टीरिया बेवकूफ है, उसे पता है कि इसके बीच में और इसके बीच में जो भी होगा उसको वो प्लांट में डाल देगा, जो भी होगा उसको वो प्लांट में डाल देगा। हमने क्या किया? इस पोर्शन को हमने काट दिया, इस पोर्शन को हमने काट दिया और मान लो ये मेरा जीन था जो मैं डालना चाहती थी, तो हमने अब इस प्लाज्मिड में क्या कर दिया? अपना जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये खुद का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। बैक्टीरिया तो बेवकूफ है, उसे क्या पता कि मेरे वाले जीन जा रहे हैं या फिर ये वाला जीन जा रहा है। तो उसने अब वो क्या करेगा? इस चीज को वो प्लांट में इंटीग्रेट कर देगा। ये क्या है? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैं चाहती हूँ ये प्लांट में जाए, तो हमने उसके टीडीएनए को किससे रिप्लेस कर दिया? नहीं आ रहा, जीन ऑफ इंटरेस्ट से, प्लांट के डीएनए से, या मैं जिसका भी, मान लो मेरे को किसी और बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्म करना है या मुझे किसी और प्लांट का करना है या मुझे कुछ भी करना है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। बैक्टीरिया बेवकूफ है, उसे पता है कि इसके बीच में जो भी होगा उसे प्लांट में डालना है। तो हमने करा क्या? हमने इसको प्लांट में अब डाल दिया। हमने बैक्टीरिया को दे दिया, बेटा तो अपना काम कर, तेरे को जैसे करना तू कर। आई बात समझ में? यस। तो अब मैंने आपको क्लियर करा कि डीएनए को तोड़ते कैसे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आप इन चीजों को ना अपने दिमाग में इतनी क्लैरिटी बिठा लो। जीन को तोड़ते कैसे हैं? डीएनए को तोड़ते कैसे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जोड़ते कैसे हैं? लाइगेज। तोड़ दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर नेचुरल डीएनए तो है नहीं, मान लो प्लाज्मिड में मैंने प्लांट का डीएनए डाल दिया, तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्लांट का डीएनए नेचुरल तो नहीं है, हम इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। इस डीएनए को क्या बोलते हैं हम? रिकॉम्बिनेंट। आई बात समझ में? तो ये डीएनए है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आपने बेसिकली कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से प्लांट का डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस में डाल दिया? प्लाज्मिड में। और इसने क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और किसकी हेल्प से बनाया हमने? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज, क्योंकि जोड़ना भी था और तोड़ना भी था। फिर हमने पकड़ा दिया, ले बेटा एग्रोबैक्टीरियम पकड़ ले, और उसने ये चीज प्लांट में डाल दी।
ये बात समझ में आ गई, 100% समझ में आ गई। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। ये क्या है? ओवरव्यू है कि हाँ जी इस व्यू में आपका क्या हो रहा है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रहा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या हम सिर्फ प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं? भाई सिंपल सी बात है, हम जो भी काम करते हैं हम तो एनिमल्स के लिए करते हैं, तो अगर मैं एनिमल्स को ट्रांसफॉर्म ही ना कर पाऊं तो फायदा क्या? क्योंकि अच्छा एग्रोबैक्टीरियम हमें नहीं इन्फेक्ट करता, मतलब एनिमल्स को नहीं करता, इसका मतलब इसकी हेल्प हम नहीं ले सकते टू इन्फेक्ट ह्यूमंस या कोई भी एनिमल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या करा जाए? अब क्या करा जाए? अब कैसा होगा? वायरस कब काम आएगा? वायरस कब काम आएगा? तो हम क्या करते हैं, वायरस ले लेते हैं। वायरस भी तो अपना डीएनए इंटीग्रेट करता है, करता है ना? वही इंसान किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी सुविधा अनुसार मॉड्यूलेट कर लेते हैं। तो एनिमल्स के लिए हम वायरसेस का भी यूज करते हैं। वायरस गंदे होते हैं, आई एग्री विद यू, वायरस गंदे होते हैं एंड आई विल कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन जब वो मेरा काम कर रहे तो क्यों गंदे है? आपका एनिमी आपके लिए रोटियां पका रहा हो तो आपके लिए गंदा है? आपको भूख लग रही है, वो आपके लिए रोटियां पका रहा है, नहीं है गंदा? क्लियर है? हाँ बच्चे, आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू पता चला। हम घुसेंगे, डीप में घुसेंगे, सीखेंगे डीएनए तोड़ते कैसे हैं, सीखेंगे डीएनए जोड़ते कैसे हैं। जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। आपको पता है व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, भाई मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आया था, भाई मजा आ रहा था। डीएनए तोड़ दिया, डीएनए जोड़ दिया, घुसा दिया, इधर कर दिया, वो कर दिया, बड़ा मजा आ रहा था ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में पहली क्लास मनु सर की थी। मनु सर तो मैं शायद नहीं पता है, नॉट मनस्वी, ठीक है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने ये सब चीजें बताई तो बढ़िया। ही सेड इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे मन में चल रहा है क्या डिफिकल्ट है, जोड़ना है, तोड़ना है, लगाना है, इन्हें पता नहीं है कुछ भी। लिटरली मेरे दिमाग में यही था, बायोटेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। But the person who was sitting to teach us, he was well aware कहाँ दिक्कतें आती हैं, right? And I joined PhD only because of these things, क्योंकि मुझे ये सब करना था, ठीक है। And when I joined, then I got to know कि क्या क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप इनके साथ डील करते हो। पढ़ना फिर भी सिंपल है, करना फिर भी थोड़ा टफ है, बट डोंट वरी, वी हैव टू डू एंड एनीथिंग वी हैव टू डू, ठीक है। समझ में आया? तो अभी पढ़ तो लो, कम से कम करेंगे तो करेंगे। करने में अब दिक्कत क्या आती है? करने में दिक्कत ये होती है, मैंने डीएनए पकड़ा, एंजाइम डाल दिया, रख भी दिया जिस टेम्परेचर पे रखना है, अगले दिन आके देखा टूटा ही नहीं। तोड़ना था, टूटा ही नहीं। अब क्या करूं? कहाँ दिक्कत है? एंजाइम में दिक्कत है, डीएनए में दिक्कत है, रिएक्शन में दिक्कत है, ट्यूब में दिक्कत है। ट्यूब में डीएनए था, वो खा गया एंजाइम, सॉरी डीएनए खा गया, नहीं पता ना। नाउ यू हैव टू बी लाइक सीबीआई, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द होल प्रोसेस। आपको देखना पड़ेगा दिक्कत कहाँ है, प्रोसेस करना पड़ता है कि डीएनए के साथ दिक्कत है, एंजाइम के साथ दिक्कत है, कंडीशंस के साथ दिक्कत है, बफर के साथ दिक्कत है, तो वो चीज़ हमें फिर बाद में इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है, वहाँ दिक्कत आती है। इसीलिए मैंने आपको बोला 2 या 3 साल में करा जा सकता है, बट इट यूजुअली टेक 4 to 5 years। तभी पीएचडी भी में भी एटलीस्ट इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है। तो शुड आई रैप दिस? आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आया, बात समझ में आई, बायोटेक्नोलॉजी में करने क्या वाले हो। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बात समझाई है कि आप बायोटेक्नोलॉजी में करने क्या वाले हो, कैसे करने वाले हो अलग मैटर है, वो मैटर अलग है। और आप लोगों को ये तो पता चल ही गया कि यहाँ पे 3-4 हीरो तो होंगे ही होंगे। कौन से? पहला हीरो
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा हीरो Ligase. लाइगेज। तीसरा हीरो यही बैक्टीरिया। तीसरा हीरो यही बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के 4 शब्द। Small, पहला स्मॉल, दूसरा circular, तीसरा Self-replicating. चौथा Extra chromosome. extra chromosome. याद हो गई? इसकी इज्जत में 4 बातें याद रखना। आगे बात समझ में आ गई, ठीक है? अब आप लोग अगर अपनी किताब जरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने कुछ कुछ टर्म्स लिख रखे हैं। जीन ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग। बच्चे एक जीन को दूसरे प्लाज्मिड में डालने को ही हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है? और बच्चे प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर पाता है क्योंकि इट हैज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तो पता है ना, डीएनए जिस प्रोसेस से रेप्लिकेट करता है उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसके अंदर ये होता है। प्लाज्मिड क्या है बच्चे? ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्लाज्मिड क्या होता है। स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। नाउ लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? अब बच्चे होता क्या है? प्लाज्मिड हमने बता ही दिया था, सल्मोनेला। ओके, अब होता है ओके। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में 2-3 चीजें होती हैं। जब भी आप करने जाओगे तो 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल ट्रेट। आपको पता चलना चाहिए कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, किस ऑर्गेनिज्म में है, तो वो आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। आपको उसको होस्ट में डालना पड़ेगा। और फिर क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द डीएनए। बच्चे कोई भी, अब जैसे मान लो कोई भी अपने अंदर डीएनए एक्स्ट्रा क्यों लेकर आएगा और क्यों मेंटेन करवाएगा, तो वो भी आपको देखना पड़ता है कि वो उसके अंदर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुआ हो। आई बात समझ में? ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है? टूल्स फॉर आरडीटी लिखते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है जी? आगे बात समझ में? सो इन ओके वी हैव रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके, इज दिस क्लियर? पक्का? ठीक है, आप बोलते हो तो मान लेते हैं, ठीक है? बच्चे है क्या कि restriction endonucleases in 1963 two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage. Bacteriophage क्या होता है? वायरस है that infects to bacteria. Bacteriophage क्या होता है? वो Virus. वायरस है जो Infects बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है and that's called bacteriophage. ठीक है? उसमें से 2 एंजाइम ऐसे निकाले बैक्टीरिया में से जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को तोड़ देते हैं, मतलब हटा देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो वो एंजाइम्स क्या थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे। अब आप कहोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं, राइट? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स they recognize some particular sequence on the DNA. ये कुछ DNA सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो वो जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका कौन सा एंजाइम ले, EcoR1, देयर इज एंजाइम EcoR1, ठीक है? देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम है EcoR1, ठीक है? इट यूज्ड टू रिकॉग्नाइज अ सीक्वेंस GAATTC। ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? GAATTC। आपको पता है भैया डीएनए का सीक्वेंस ही तो है, ठीक है? तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन
इंफॉर्मेशन साइड। जैसे मान लो अगर आपका सीक्वेंस है A A T A C A C G C A T G A A T T C C A T A, दिस इज योर सीक्वेंस ऑफ DNA, राइट। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा? ये अच्छा DNA सीक्वेंस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आगे बात समझ में, ठीक है। A का T T T A A T T C G T A C T T A A G G T T A T, राइट, ठीक है। ये तो पता होगा, ठीक है। A किसके साथ पेयर करता है? T के साथ पेयर कर सकता है। T पेयर्स विद A पेयर्स विद T पेयर्स विद A। आगे बात सुनने, A है तो T डाल दो, T है तो A डाल दो। A डाल दो। समझ में आ रहा है? पक्का? ऐसे मुंडे ला रहे हो हैं? बाद में बोलोगे समझ नहीं आता, नंबर नहीं आते, ठीक है। आगे भी। ओके, अब G किसके साथ पेयर करता है? C के साथ। A पेयर्स विद G पेयर्स विद C। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो। चलो, A और T के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल। अबे क्या हो गया? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनमें ट्रिपल। आगे बात समझ में? तो वी हैव डबल बॉन्ड, वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, राइट, क्लियर, ओके। अब क्या हम इधर ढूंढ सकते हैं साइट फॉर इको R1? अब इको R1 आया, सर्च करता हुआ आया, उसने देखा ओ भाई GAATTC, GAATTC, उसने इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, ये तो वही सीक्वेंस है जो मैं तोड़ सकता हूँ, ये वही सीक्वेंस है जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, उसने पहचान लिया। ऐसे सीक्वेंसेस डीएनए में कितने होंगे? मल्टीपल। कितने सीक्वेंसेस होंगे? मल्टीपल। n नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन द इको R1। इको R1 is a restriction enzyme, ठीक है। It was isolated from E. coli, ठीक है। So E. coli RY13 strain, ठीक है। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कैसे नाम रखा जाता है? ये कहाँ से आइसोलेटेड है? अच्छा, E. coli का नाम पता नहीं पता? E. coli हमारे रिश्तेदार है भाई। E. coli याद कराया था? शिवांशी को याद है। E. coli is Escherichia coli, राइट, इट इज E. coli, और ये उसकी कौन सी स्ट्रेन में से आइसोलेटेड है? RY13। तो ये कौन सी स्ट्रेन से आइसोलेटेड है? RY13। तो E को, ठीक है, E को R, और क्योंकि ये पहला एंजाइम रहा होगा तो E को R1, दूसरा एंजाइम आएगा E को R2 अगर सेम स्ट्रेन से आता है, E को R3, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, n नंबर ऑफ एंजाइम्स, MAMH1, ठीक है, HIN3, बहुत सारे एंजाइम्स हैं बच्चे, ठीक है। तो आपके लिए फेमस एंजाइम्स जो कुछ है, पहला एंजाइम इको R1, फिर इको R1, BAMH1, BAMH1 भी होता है। एक एंजाइम क्या है? BAMH1, ठीक है। HIN3, अरे मैंने बहुत यूज करा हुआ HIN3, ठीक है। KPN1, ठीक है। अरे देखो, याद करने के पर्पस से मत करो यार, दिमाग बेवकूफ है। आप देख रहे हो हमने बैक्टीरिया को कैसे बेवकूफ बनाया, हमने उसे बोल दिया बेटा जो भी है तू डाल, आप अपने दिमाग को बनाओ। अरे 3 इडियट्स देखिए, था ना उसमें एलिस वेल बोलता है, वो क्यों बोलता है एलिस वेल? क्या एलिस वेल? अरे नहीं बाबा, ऑल इज नॉट वेल, बट आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है। ऑल इज गलत, ऑल इज वेल, ठीक है। आप याद करने
याद करना है, तेरे को याद करना है, जिससे समझना है, काफी है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें याद हो जाती है ना, हाँ बनाओ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है। कम से कम इको, हाँ इसके साथ थोड़ी दोस्ती कर लेना। किसके साथ दोस्ती कर लेना? इको R1 के साथ दोस्ती कर लेना। इको R1 थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो इको R1 किसको रिकॉग्नाइज करता है? अच्छा, इको R1 के साथ आपको इसकी साइट भी याद होनी चाहिए, रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी, GAA-TTC, GAA-TTC। अरे बाबा, ओके आगे बच्चे, इन सीक्वेंसेस को बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये क्या बला है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये समझ पाओगे। ध्यान से देखो प्लीज, प्लीज पे अटेंशन, पे अटेंशन। GAA-TTC, राइट? उल्टा पढ़ो, GAA-TTC। जो सीक्वेंस सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो सेम आए, that means if the sequence is same from 5 to 3 prime and 3 to 5 prime, that is called palindromic sequence. जितने भी recognition sequences होते हैं, they are generally palindromic sequences, right? Is this palindromic? Yes. Yes. पैलिंड्रोमिक और क्या है? मलयालम, मलयालम, उल्टा पढ़ो, मलयालम। नमन, नमन, मनन। नमन बच्चे, नमन, नमन, ठीक है। अब खुशी सीखो, ठीक है। अब मेरे को आ गायब भी हो जाएगा, हाँ ठीक है। आई बात सुनने, मेरा नाम पैलिंड्रोमिक नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या नाम है? हिमांशी, शिमानी, शिमानी, इस नाम भी बनेगा। चलो जो भी है, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है? अब मलयालम इज मलयालम, नमन इज नमन। नमन पैलिंड्रोमिक है? जी हाँ। मलयालम पैलिंड्रोमिक है? जी हाँ। GAA, अब आप कहोगे जी ये तो हर जगह होता है, हर जगह नहीं होता, चेक कर लो। AGCAT, ATGCT, तो ये तो अलग हो गया ना। क्या ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम है? बच्चे, DNA स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेम नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेम नहीं, ठीक है। जो सेम हो वो पैलिंड्रोमिक है। जनरली DNA स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेम नहीं होते। लेकिन अगर वो सेम भी हैं तो पैलिंड्रोमिक है। और आपके रिकॉग्निशन एंजाइम्स कैसे होते हैं? पैलिंड्रोमिक। तो इको R1 कैसे काटता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1, ठीक है। ये है बच्चे रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसका पूरा नाम है, अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो क्या है? इसका नाम है, अच्छा इकोलाई के साथ दोस्ती कर लेना यार, इकोलाई के साथ दोस्ती करना, कोई भी है दोस्ती, कोई भी है ना, ठीक है। अब ये है बच्चे आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, राइट। सो दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि डीएनए को बीच में से काटता है, डीएनए को बीच से काटता है, ठीक है। अब इट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइम्स जिसका नाम है न्यूक्लियेसेस। बच्चे ये वाली बात समझ में आई आप लोग? आपको ये समझ में आया कि किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है? पहला उसका जीनस का नाम, फिर स्पीशीज का नाम, और फिर स्ट्रेन, और फिर नंबर ऑफ द एंजाइम। पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज, फिर कौन सा स्ट्रेन यूज किया, और फिर कौन से नंबर पे आइसोलेट किया। आई बात समझ में? यस। ठीक है। अब बच्चे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे बिलोंग्स टू अ ग्रेट क्लास, ठीक है, मतलब बिग क्लास, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेसेस। आपको पता है ना डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो जो उसे काटेगा वो क्या होगा? न्यूक्लियेसेस,
ठीक है, न्यूक्लियस, राइट, जिसके पीछे एज लग जाता है वो जनरली क्या हो जाता है, एंजाइम, डीएनएज, डीएनएज, डीएनए को खाने वाला, आरएनएज, आरएनए को खाने वाला, आएगा समझ में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, जो डीएनए को खाता है, जो डीएनए को खाता है, तो डीएनए को खाएगा तो क्या होगा। अब ये दो कैटेगरीज में होते हैं, ये कौन से दो कैटेगरीज में होते हैं, पहला होता है आपका एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, दूसरा होता है आपका क्या, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। बच्चे जब भी आप अपने डीएनए को, मान लो अगर आपका डीएनए है, अब मैं आपको फर्क समझाऊंगी, ठीक है। मान लो आपके पास डीएनए है, ये रहा, एंडो बीच में से एक्सरसाइज में से ये अगर आपका डीएनए है, इज इट लुकिंग लाइक डीएनए, पक्का, तो याद रखो, इज इट लुकिंग लाइक अ डीएनए, Yes. यस इट शुड। अगर आपने, अब मान लो यहाँ पर साइट है, ये क्या है, इसकी रिकॉग्निशन साइट है, ये क्या है, इसकी रिकॉग्निशन साइट है। अगर आपने इसको एंडोन्यूक्लियस से काटा, आपने इसे किससे काटा, एंडोन्यूक्लियस एंडो, ये है इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, राइट, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। आपने इसको एंडोन्यूक्लियस से काट दिया तो ये कैसा हो जाएगा, इट विल नाउ बिकम, ये ऐसा, राइट, प्लस कुछ इस टाइप का था। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट, 100% क्लियर है, ग्रेट। सो आपके पास एक ये फ्रेगमेंट आ गया, आपके पास एक ये फ्रेगमेंट आ गया, ये क्या है आपका एंडोन्यूक्लियस दैट कट्स द डीएनए फ्रॉम बिटवीन इनसाइड, राइट, ठीक है। वहीं पर अगर आप सेम डीएनए को, अगर आप इस सेम डीएनए को, ये आपका जो डीएनए है, अगर आप इसको एक्सोन्यूक्लियस से काटो, किससे काटो, एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, तो क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है। फिर आपका ये डीएनए ऐसे यूं कट जाएगा, जैसे मान लो एक काम करते हैं, डीएनए का एग्जांपल ले लें, लेट्स रिमूव दिस, ठीक है, एंड टेक द एग्जांपल ऑफ डीएनए, जी जी ए टी टी सी ए टी ए सी, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम, पता है ना, 5 प्राइम डीएनए 3 प्राइम डीएनए, ओके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताओ जी, जी ओ सी 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 टी ए जी टी जी टी ए टी जी, इट वाज सी, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे एक्सोन्यूक्लियस से न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीसी पेयर अलग, फिर जीसी पेयर अलग, एटी पेयर अलग, टीए अलग, एटी अलग, फिर टीए टीए जीसीजी एटी सीजी एटी टीए एटी सीजी, सारे पेयर्स अलग हो गए, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, अलग अलग सारे न्यूक्लियोटाइड पेयर इसने क्या कर दिए, अलग कर दिए, यानी कि इसने तो डीएनए का पूरा फ्रेगमेंटेशन कर दिया। मतलब अगर आपने अपने डीएनए को इससे काटा तो आपका डीएनए तो गया, राइट। अब आपको सिर्फ पाउडर ही मिलेगा, अगर डीएनए डालो, पाउडर मत सोचना यार, ऐसा मत सोचना, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन।
अब मान लो अब आपके पास डीएनए सीक्वेंस, इधर भी डीएनए सीक्वेंस ले लेते हैं, इसके साथ लापर मतलब जाती क्यों, G A T A C A T T G A T T C A T C बनाया इसका कॉम्प्लीमेंट्री। Yes. 5 प्राइम टू 3 prime. 3 प्राइम क्या बन गया, C C T A T G T A C T T A G T G T A G, राइट। कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ दिखाई दे रहा है, G A T T C, कुछ दिख गया। और आप बीच में डालते हो, चीटिंग करते हो आप, जान के डाला है। भाई जानबूझ के डाला, मुझे काटना भी तो है। मैं कौन हूँ, इको R1 किसे पहचानूंगी, हाँ। G A T T C, ठीक है क्लास है ना? या ठीक है। तो हम किसे पहचानेंगे, G A T T C, ठीक है। और हम क्या है, एंडोन्यूक्लियस कौन सा वाला, लेट्स से इको R1, ठीक है। वी आर इको R1 किसे पहचानेंगे, GAATTC। GAATTC क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Why? Because if we will read in 5 prime to 3 prime orientation, GAATTC, 3 to 5, GAATTC. that is called palindromic sequence. Yes ma'am. दी आपने ये सारा फ्रेगमेंटेशन कर दिया, तोड़ दिया, काट डाला। ये साइड से नहीं काटता सिर्फ, ना 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 ना, पहले इसे काटेगा, फिर इसे काटेगा, फिर इसे काटेगा, फिर इसे काटेगा, ऐसे काटता है भैया। इधर से भी काटता है, इधर से भी काटता है, कह तो दूंगी टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। ये होता है एक्सोन्यूक्लियस। ये अंदर से नहीं काटता, काटना बाहर से च्यू करना स्टार्ट करेगा, करता 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 अंदर कर देगा, अनलेस पूरा कट चुका हो। अरे चूहे जैसा यार, कुतुब का जाएगा, ठीक है, ओके। अब एंडोन्यूक्लियस बच्चे, अब ये अच्छा ये कहां से काटेगा, सारे 6 फ्रेगमेंट्स को क्या ये अलग कर देगा, करेगा नहीं करेगा, उसको ही करेगा बस। ये बच्चे काटता है एक इस G से और एक इस वाले G से, सिर्फ इसको काटता है और इसको नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा। भाई सही बोल रहे हैं गलत, सही। और गलत बोल रहे हैं तो आपको पता है। आप देखो हमारे तो केवल नंबर आने चाहिए, राइट, ठीक है। अब ये काटेगा तो कैसे फ्रेगमेंट्स बनाएगा बच्चे, ये ऐसे फ्रेगमेंट्स बनाएगा। इसके पास फ्रेगमेंट्स देख लो आप, लेट अस सी द फ्रेगमेंट्स, चेक करो, G A T A C A T T G, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि बच्चे उसने यहाँ से काटा है तो ये G तो इधर आएगा ना, अच्छा ठीक है। आई बात समझ में। फिर तो ATC नहीं आएगा। ना 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 ना, I will let you know, let us cut the inside, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C T A T G T A C T T T A। ये फ्रेगमेंट ऐसा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये फ्रेगमेंट ऐसा होगा। दूसरा फ्रेगमेंट कैसा होगा, अब दूसरा फ्रेगमेंट बनाते हैं, प्लस दूसरा फ्रेगमेंट कैसा आएगा बच्चे, G A अच्छा A T T C C A T C 3 प्राइम, और इधर क्या आ गया, G A T G A क्यों आया? अच्छा ये तो यहाँ जाता ही नहीं, हाँ, G तक ये तो यहाँ जाता ही नहीं। तो हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको समझ में आ गया, एक फ्रेगमेंट कैसा आएगा, ऐसा, दूसरा फ्रेगमेंट कैसा आएगा, ऐसा। ये है डिफरेंस, एक्सोन्यूक्लियस जो कुतर देता है, और ये एंडोन्यूक्लियस जो सेंसिबल
फ्रैगमेंट्स देता है। आप किसको यूज करोगे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? एक्सो, एंडो। चूहा घर में लाओगे, कपड़े को उतर दे, ये सिजर का यूज कर। एंडो सीजर। ये है चूहा, ये है सिजर। सोचो टेलर ने चूहा रख लिया, बेटा काट दे कपड़ा। टेलर क्या रखता है? सीजर। सिजर, ना कि चूहा, राइट। और टेलर का काम क्या होता है? टू रिकम्बाइन। वो ये कपड़ा ले लिया, ये कपड़ा ले लिया, Like जोड़ना ही this. तो है। Yes. सोचो सिलाई मशीन, लाइक दिस, राइट। अब जब एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, साइंटिफिक टेलर, साइंटिफिक टेलर किससे काम करेगा? चूहे के साथ या सिजर के साथ? सीजर के साथ। मॉलिक्यूलर सिजर। ये क्या है? Molecular मॉलिक्यूलर scissor. सिजर। तो आप And कहोगे इसका मतलब हम Molecular rat. ये साइंटिफिक रैट, ये साइंटिफिक रैट, ये मॉलिक्यूलर सिजर। समझ आई? तो हम किसके साथ काम करेंगे? मॉलिक्यूलर सिजर। अब आप बोलोगे जी इसका मतलब तो ये है कि आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर GAATTC प्रेजेंट है हाँ। तो कटेगा और नहीं तो नहीं कटेगा। नंबर कटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। और क्या एक्सोन्यूक्लियस का कोई यूज नहीं होता? यूज होता है, यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं बच्चे। देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव एज मॉलिक्यूलर टूल्स दैट वी हैव, ठीक है। और फिर ओके आपने ये देख लिया, ठीक है बच्चे। ये जो एंड्स आते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। दीज आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स, ओके। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई और, अब जैसे इसी फ्रेगमेंट और इस फ्रेगमेंट को मैं लाऊं और इसमें लाइगेज डाल दूं तो ये फिर से जुड़ जाएगा। एंड क्योंकि ये जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? दोबारा से डीएनए बना लेगा, राइट, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कि वो लाइगेट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, एक मिनट, 11th क्लास बाहर निकल जाओ अगर शोर करना है तो। नहीं अभी नहीं, हाँ जी हो गई बस, ठीक है चलो जी। ऑलराइट, एक बात बस याद रखना आप लोग कि एग्रोबैक्टीरियम की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? इकोलाई, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम जनरल चीजों के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? नो 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 बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इकोलाई की जो लाइफ साइकिल होती है वो 1 डे की होती है। अगर आप इकोलाई के साथ काम करोगे तो कितनी देर में आपका रिजल्ट आ जाएगा? 36 आवर्स में। लेकिन अगर आप एग्रोबैक्टीरियम के साथ काम करते हो तो कितनी देर में? अच्छा नहीं, इकोलाई के साथ 16 घंटे में और एग्रोबैक्टीरियम के साथ 36 आवर्स में। यानी कि इकोलाई के साथ आप सिर्फ 1 दिन में काम कर सकते हो और एग्रोबैक्टीरियम के साथ सेम काम करने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते के अंदर पैकअप हो सकता है, अगर हम एग्रोबैक्टीरियम के साथ काम करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 15 डेज। और तभी जब हम कभी कोई काम करते हैं और एकदम से फेल होता है तो पूरा का पूरा हफ्ता बर्बाद होता है, ठीक है। और इसलिए और एग्रोबैक्टीरियम के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इकोलाई के साथ काम करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एंड इकोलाई आल्सो हैव प्लाज्मिड एंड इट इज इजी टू टेक प्लाज्मिड फ्रॉम इकोलाई एंड टू ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड इन द इकोलाई। इज दिस क्लियर? दीदी एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है ना? हाँ हाँ, और इकोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम बोथ आर बैक्टीरियाज।